चलो बच्चा पार्टी, अब हम देखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एज ए फ्रेंड, तो हमारा इसका टॉपिक रहेगा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखते हैं कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे एज ए फ्रेंड के रूप में क्या करते हैं, रहते हैं और हमें बहुत सारे क्या करते हैं, बेनिफिट पहुंचाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पज, तो हम बहुत सारे पर्पज के लिए क्या इनका यूज करते हैं। दे आर यूज इन द प्रिपरेशंस ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो हम जो दही वगैरह खाते हैं ना, कर्ड, ब्रेड और आपका बर्थडे केक जो होता है वो भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही बनाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। तो जो अल्कोहल है, स्पेशली हम जैसे कहते हैं वाइन इंडस्ट्री है, जो शराब उद्योग है, तो वहाँ पे जो अल्कोहल बनाया जाता है या फिर एज ए मेडिसिनल भी यूज आता है अल्कोहल वगैरह, तो वो भी काफ़ी समय से हम क्या हो रहे हैं, पुराने समय से बनाते आ रहे हैं। उसके लिए भी हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इसका मतलब ये बहुत सारे यूजफुल है हमारे लिए। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, और वो हमारे इन्वायरमेंट को साफ करने में भी क्या करते हैं, यूज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फिकस एक्सेट्रा। देखो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था, फर्स्ट लेसन में मेन्योर, ऑर्गेनिक वर्ड आया देखो आपस। तो जो लिविंग बॉडी से हमें जो भी वेस्ट वगैरह जो मिलता है, जैसे वेजिटेबल वेल्स है तो पता है प्लांट से मिलता है। रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल डेड हो जाए कोई तो वो भी उसका रिमेन्स पार्ट जो बचा हुआ है। या जो फिकस है ना, जो उनका वेस्ट पदार्थ है, एक्सक्रिएट करेंगे वो पदार्थ जो आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। तो फिर ये क्या करते हैं, उन सबको क्या करते हैं, ब्रोकन डाउन मतलब उनको सिंपल सिंपल पार्टिकल में तोड़ते हैं जो हार्मलेस होते हैं, और यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। तो और यूजेबल भी होते हैं जो कि कौन करता है इनको कन्वर्ट, बैक्टीरिया। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। तो हम लोग याद कर सकते हैं, लेकिन वह कंफर्म है कि हमारे मेडिसिन में भी बहुत सारे क्या होते हैं, ये काम में आते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो ये थोड़े बहुत हम लोगों ने पिछली चैप्टर में बात की थी, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, वो भी एक बैक्टीरिया से नाम होगा राइजोबियम, उसकी हेल्प से किया जाता है। तो चलो पहला इसका सबसे बढ़िया जो यूज हम देखते हैं वो है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो दही और जो ब्रेड वगैरह जो हम बोलते हैं उनको बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यूज आता है। तो यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। और ये आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा और आपको पता भी होगा कि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो मिल्क है उस मिल्क को किसे बदल देते हैं, कर्ड के अंदर बदल देते हैं, दही के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखते हैं पहली क्या कह रही है। I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for why. The next day I wonder why. तो ये कह रही है मैंने अपनी मम्मी को, माता जी को देखा है कि वो जब भी दूध से दही बनाती है तो थोड़ा सा क्या करती है, उस दूध के अंदर क्या करती है, दही मिला देती है, और वो नेक्स्ट डे क्या हो जाता है, दही में सेट हो जाता है, दही बन जाता है। वो आश्चर्यचकित ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं जावन डालते हैं वो। तो कर्ड कंटेन सर्वल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कर्ड जो हम थोड़ा सा पार्ट डालते हैं ना, जैसे जावन के रूप में जमाने के लिए, तो उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो वो जो बैक्टीरिया है वो कौन से हैं, लैक्टोबैसिलस। तो वो जैसे ही मिल्क के अंदर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, ये जो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड का प्रोसेस है उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। तो उनकी संख्या बढ़ती है, वो जो सारा मिल्क होता है वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, दही में कन्वर्ट कर देते हैं, कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। तो बैक्टीरिया कर्ड बनाने में नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे जैसे चीज बनाते हैं, पनीर वगैरह, पिकल्स, अचार एंड मेनी अदर फूड आइटम्स, बहुत सारे जैसे अभी हमने पढ़ रखा आप लोगों का फेवरेट केक। तो वो भी क्या है, इसके अंदर बहुत सारे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में आते हैं। एंड इम्पोर्टेड
इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीज एंड बेक भटूरास, छोले भटूरा खाते हैं, इस कर्ड, इन सब का जो सूजी वगैरह, सूजी इडली वगैरह बनाते हैं, भटूरा बनाते हैं, तो उनका एक इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? दही है। कैन यू गेस वाई? क्या आप अंदाजा लगा सकते हो हम दही को क्यों इस्तेमाल लेते हैं उसके अंदर? तो चलो हम करते हैं एक्टिविटी 2.3। टेक ए 1/2 किलोग्राम फ्लोर, आटा और मैदा ले लो आप आधा किलो, एंड ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद, और उसमें से क्या करो, शुगर या मिक्स कर दो, साथ में करो उसके अंदर गर्म पानी क्या कर दो, मिक्स कर दो। एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक ए साल्ट सॉफ्ट डो, तो कह रहे उसके अंदर थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डाल दो और उसको क्या कर दो, सॉफ्ट डो मतलब आटे के रूप में क्या कर दो, उसको गूंथ दो। वो डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, जब उसको गूंथ के आप ऐसे डो कर बना के रख दोगे तो 2 घंटे बाद देखो आप क्या ऑब्जर्व करते हो। डिड यू फाइंड द डो राइजिंग, तो आप नोटिस करोगे कि डो है पहले कम था या ऐसे लग रहा था, अब ज्यादा लग रहा है, बढ़ रहा है वो। यस, ऐसा होता है। क्यों होता है कि हमने उसके अंदर डाला था ईस्ट पाउडर। इसके कारण क्या होता है, बहुत सारा वो डो जो है राइजिंग मतलब बढ़ता हुआ लगता है। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, तो जो ईस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन करने का उनकी संख्या बढ़ती है, और जब वो रेस्पिरेशन करते हैं, सांस वगैरह लेते, तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो बबल ऑफ गैस फिल द डो एंड इंक्रीज, तो जो बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं, गैस होती है, वो क्या होती है कि जो डो बना है हमने, आटा है, गुंथा हुआ आटा जो है, उसके बीच बीच में स्पेस के अंदर क्या हो जाती है, वो फिल हो जाती है, भर जाती है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि उसका वॉल्यूम या उसका आटा बढ़ गया है। दिस इज द बेसिक ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो ये एक बेसिक है, मतलब कॉन्सेप्ट है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हम ईस्ट वगैरह को जो बेकिंग इंडस्ट्री है, जैसे मान लो ब्रेड है, पेस्ट्रीज वगैरह है या केक है, उनको बनाने हम लोग काम में लेते हैं, क्योंकि हम उनको क्या होता है, फुलाना होता है, तो फुलाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो हम देखते हैं इनका कमर्शियल व्यापारिक रूप से बिजनेस के रूप में क्या यूज होता है इनका। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग बड़े स्तर पर इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, एक तो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि जो वाइन इंडस्ट्री है उनके अंदर अल्कोहल ही चाहिए, तो वहां पे हमें वाइन हो गया, एसिटिक एसिड, विनेगर जिसको हम सिरका कहते हैं, ये भी हम लोग पिकल्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो इनको बनाने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ईस्ट इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, तो अल्कोहल का और वाइन का जब प्रोडक्शन करते हैं तो हम लोग लेते हैं किसका, ईस्ट का। कमर्शियल प्रोडक्शन समझ गए, व्यापारिक स्तर पर जो बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है, फिर उसको सेलिंग वगैरह की जाती है। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस एंड क्रस्ट फ्रूट जूसेज। तो ये हमें अल्कोहल या जो वाइन बनाने के लिए है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ईस्ट वगैरह है, उसको जो नेचुरल शुगर वाले जो भी हमारे पास नेचुरल शुगर वाले जो भी हमारे पास ग्रेन्स हैं, जैसे दानेदार अनाज होता है, जैसे बार्ले जो हो गया, व्हीट गेहूं हो गया, राइस चावल हो गया, या फिर क्रस्ट फ्रूट जूस या फिर फ्रूट जूस जो भी है, उसको हमने उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ईस्ट को यूज किया जाता है, उस पर ग्रो कराया जाता है। अब बात करते हैं एक्टिविटी 2.4 की। टेक ए 500 ml बिकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर, तो कह रहे हैं 500 ml का बिकर लो, जिसकी कैपेसिटी होनी चाहिए 500 ml मिलीलीटर की, ठीक है, और उसके अंदर क्या कर दो, 3/4 पार्ट क्या कर दो, उसको वाटर से भर दो। डिजोल्व 2-3 टी स्पून ऑफ शुगर इन, उसके अंदर 2-3 क्या कर दो, शुगर की जो टी स्पून मतलब चाय वाला चम्मच, उससे क्या कर दो, शुगर डाल दो उसके अंदर। एड हाफ ए स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन, और उसके अंदर हाफ स्पून मतलब आधा टी के चम्मच है, उसके अंदर क्या डाल दो, ईस्ट पाउडर डाल दो। कीप इट कवर्ड विद इन अ वार्म पैलेस फॉर 4-5 आवर्स, तो उसको 4 से 5 घंटे में गर्म जगह पे रख दो। गर्म कहने का मतलब होता है जो जब टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, राइजिंग होता है, तो उसमें क्या होता है, ये अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। जब टेम्परेचर डाउन होता है तो ये इनएक्टिव हो जाता है अच्छे से, इसलिए हमें इसको गर्म जगह पे रखना चाहिए।
नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कुड यू गेट स्मेल। तो 4-5 घंटे बाद कह रहा है आप इसकी स्मेल लो, क्या आपको इसकी स्मेल आती है? यस। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज ए शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। तो जो भी वो हमने अंदर चीजें डाल रखी थी शुगर वगैरह जो है, तो शुगर को यीस्ट ने किस में कन्वर्ट कर दिया? अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। तो स्मेल आती है किसकी? अल्कोहल की। अल्कोहल आजकल आप देखें हम लोग सैनिटाइजर इस्तेमाल करते ही हैं बहुत सारा, उसके अंदर अल्कोहल ही होता है। तो वैसे क्या होती है, स्मेल आने लग जाती है, क्योंकि जो यीस्ट है वो क्या कर देता है, फ्रूट जूस वगैरह शुगर वगैरह उसको किस में बदल देता है? अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नॉन एज फर्मेंटेशन। तो ये शुगर को अल्कोहल में बदलने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन कहा जाता है। तो लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। तो ये जो फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस है, ये जिस साइंटिस्ट ने बताया था वो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट, उनका नाम था लुइस पास्चर। कब बताया उन्होंने? 1857 में। चलो नेक्स्ट यूज है अपना मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देखते हैं दवाई के रूप में, ये तो हम लिख लिए कार्ड के रूप में, वाइन के रूप में। अब हम देखते हैं मेडिसिनल दवाई के रूप में कैसे यूज आते हैं। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablet। कि जब भी आप कई बार बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टेबलेट लिखते हैं कि ये टेबलेट खाइए आप, या फिर वो कैप्सूल्स हो सकते हैं, या फिर इंजेक्शन सच एज ए पेनिसिलिन, या फिर आपको कैप्सूल भी दे सकता है, या फिर ऐसे इंजेक्शन जैसे पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो ये जो मेडिसिन हमें मिल रही है ना एंटीबायोटिक, वो हमें कहाँ से मिलती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये मेडिसिन क्या करती है? आप सबको पता ही है, मेडिसिन हमें क्या करती है? रिपेयर करती है, रीहील करती है। तो इस प्रकार ये क्या करती है? जो भी हमारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या कर देती है? सबको किल कर देती है, या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। जो बढ़ेंगे ही नहीं तो वो रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, तो हमारे अंदर कोई भी डिजीज भी नहीं फैलेगी। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। तो इस प्रकार की मेडिसिन क्या कहलाती है? एंटीबायोटिक कहलाती है। दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो आजकल वाले दिनों में एंटीबायोटिक है वो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं या तो बैक्टीरिया से और फंजाई से। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो ये आजकल काफ़ी स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह है, टेट्रासाइक्लिन वगैरह, ये एंटीबायोटिक काफ़ी कॉमन है और ये हमें कहाँ से मिलती है? फंजाई और बैक्टीरिया से। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर ए वेराइटी ऑफ डिजीज। तो ये एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या की जाती है? मैन्युफैक्चर की जाती है, और एक जो स्पेशल जो भी बीमारी है, पर्टिकुलर बीमारी है, उसके प्रति क्या करती है? उसको यूज लिया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। तो कह रहे हैं एंटीबायोटिक्स को हम लोग मिला देते हैं किसके अंदर? फीड ऑफ लाइवस्टॉक, जो एनिमल्स वगैरह है, हमारा जो पशुधन है उसके खाने में, एंड पोल्ट्री जो मुर्गी पालन वगैरह है उसके अंदर भी, जो चेक करने के लिए कि माइक्रोबायल जो इन्फेक्शन है वो किस तरह से होता है, उसके अंदर क्या काम करता है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो क्या होती है? बैक्टीरिया के द्वारा प्लांट्स में भी फैलती है, उनको भी वहां पे क्या होता है? हम लोग एंटीबायोटिक जो प्रोडक्ट है उनको इस्तेमाल किया। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली एंड द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। तो ये तो आप सबको पता ही है, इंडिया में क्या होता है? घर घर में डॉक्टर है। मजाक कर रहा हूं आप लोगों से, लेकिन हमें कभी भी कोई दवाई लेनी हो, चाहे एंटीबायोटिक क्यों हो, दूसरी भी क्यों ना हो, हमें हमेशा किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस से ही लेनी चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और डॉक्टर ने जो आपकी मेडिसिन लिखी है उसको हमें क्या करना चाहिए? पूरा यूज करना चाहिए, पूरा लेना चाहिए जो भी उन्होंने लिखी है। इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन द रॉन्ग डोजेज, इट मे द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इन फ्यूचर। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे एंटीबायोटिक है हमें जरूरत नहीं है लेकिन हम फिर भी उसको खा रहे हैं या यूज कर रहे हैं, तो क्या पता जब हमें जरूरत पड़ेगी एंटीबायोटिक, उस समय हमारी बॉडी के अंदर क्या होगी? वो एंटीबॉडी इतनी अच्छी तरह से काम नहीं करती है।
इसलिए भी आपको भी कई बार सुना होगा कि दवाई जितनी हो हम कम से कम यूज करनी चाहिए, क्योंकि जितनी कम यूज करेंगे तो जब भी हम उसको यूज करेंगे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। Also, antibiotic taken unnecessary may kill the beneficial bacteria in the body। अब देखो नाम है एंटीबायोटिक, तो ये हमेशा ध्यान रख लेना, ये किसके खिलाफ काम करेगी? बैक्टीरिया के खिलाफ काम करेगी। ध्यान रखना, बैक्टीरिया से संबंधित जो भी डिजीज है, मतलब कहने का मतलब बैक्टीरिया पर रिएक्ट करेगी और बैक्टीरिया को किल करेगी। तो अगर हम बिना कारण या फालतू में एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो वो क्या करती है, हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उनको भी क्या कर देती है, वो किल कर देती है। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। तो अभी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि जो कॉमन कोल्ड है, जुकाम वगैरह, या जो फ्लू है, इन्फ्लुएंजा फ्लू वगैरह है, तो ये सब क्या होते हैं, वायरस से फैलते हैं। तो इनके खिलाफ हमें कभी भी एंटीबायोटिक दवा लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि एंटीबायोटिक दवाई काम कहाँ करती है, वो काम करती है आपकी बैक्टीरिया के खिलाफ। और ये जो कॉमन फ्लू वगैरह है, कोल्ड है, ये तो किससे होता है, वायरस से हो रहा है। तो वायरस को की दवाई चाहिए हमें एंटीवायरल। ठीक है, ध्यान रखें आप सभी। और अब अगला एक माइक्रोऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है वैक्सीन। नाम सुनते ही बच्चों के बॉडी के अंदर कितना एक वाइब्रेट सा सिरन सी होने लग जाती है ना। नाम सुना होगा आप सबने, इंजेक्शन, टिक्का। तो इसमें देखो पहले क्या रहे, वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट गिवन वैक्सीनेशन। तो कह रहे हैं स्पेशली बच्चों को, जो इन्फेंट्स होते हैं, शिशु जो बच्चे होते हैं छोटे एकदम जन्म के बाद, जो इन्फेंट्स बच्चे होते हैं, उनको वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है या उनको टीके क्यों दिए जाते हैं। जैसे अभी आप सबको पता है कोरोना काल चल रहा है, तो अभी हम छोटे से लगा के सबको, बड़ों को, सबको क्या है, वैक्सीन की नीड है। और देखो भारत में ये प्रोसेस चल रहा है वैक्सीनेशन का, क्योंकि जितना जल्दी वैक्सीनेशन होगा इस डिजीज से हम लोग क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स और बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो डिजीज कोजिंग या डिजीज पैदा करने वाले जो भी पार्टिकल्स हैं या माइक्रोब्स है, जैसे कहते हैं रोग जनक, पैथोजेंस, तो बॉडी में हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, जो क्या करते हैं, उन जो रोग जनक है, माइक्रोब्स है, उनसे क्या करता है, वो फाइट करता है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन। तो हमारी बॉडी की ये बहुत ही अच्छी मान कर सकते हैं विशेषता है, बहुत यूनिक कैरेक्टर है कि बॉडी जब एक डिजीज से एक पहली बार जब लड़ लेती है या उससे फाइट कर लेती है, तब वही जब बैक्टीरिया या माइक्रोब्स, वायरस वगैरह जब दोबारा हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो बॉडी को उसको लड़ने का तरीका होता है वो हमेशा याद रहता है। और इसी कॉन्सेप्ट पे हमारी क्या होती है, वैक्सीन वर्क करती है। सो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन ए हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। तो फिर क्या होता है कि हमारी, जैसे मान लो अभी कोरोना चल रहा है या और कोई ऐसी बहुत सारी बीमारी आपको बताइए, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, इन्फ्लुएंजा, तो क्या होता है, इनका पहले या तो इनका कोई डेड पार्ट या फिर इन्हीं वायरस का, इन्हीं माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह का क्या होता है, एक वीकेंड कमजोर माइक्रोब्स होता है, उसको क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर एंटर करा दिया जाता है, जिससे क्या होता है हमें कोई ज़्यादा हार्म तो नहीं होता, लेकिन उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी क्या होती है, उस माइक्रोब से लड़ना सीख जाती है। तो वो उसके खिलाफ क्या करती है, एंटीबॉडी तैयार कर लेती है। जैसे ही नेक्स्ट टाइम में क्या होगा कि वो माइक्रोब्स हमारे बॉडी पर जैसे अटैक करेगा एज ए डिजीज कोजिंग एलिमेंट के रूप में, तो हमारी बॉडी क्या, हमने पहले उसको एंटीबॉडी हमने उसके पहले क्या किया, छोटे छोटे उसके रूप डाल के, वीकेंड फॉर्म डाल के, कमजोर रूप डाल के बॉडी को क्या कर दिया, एंटीबॉडीज करने के लिए तैयार कर दिया। तो जैसे अटैक होगा तो हमारी बॉडी क्या होगी, उस माइक्रोब से लड़ने के लिए तैयार होगी। एक तरह से ये होगी, ट्रेनिंग होगी हमारे शरीर को, हमने पहले उसे लड़ने क्या दे दी, उसको ट्रेनिंग दे दी है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स। तो ये एंटीबॉडी क्या हमारी बॉडी के अंदर हमेशा रहते हैं और ये हमारी डिजीज कोजिंग जो भी माइक्रोब्स है उनसे हमारे क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, सुरक्षा करते हैं। दिस इज ए हाउ वैक्सीन वर्क्स। तो इस प्रकार क्या होती है, वैक्सीन वर्क करती है, किसी भी माइक्रोब्स का एक डेड या फिर उसका कमजोर रूप हमारी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या एंटीबॉडी बनाना सीख जाती है।
तो जब भी वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या माइक्रोब्स कोई भी है हमारी बॉडी पे हमला करता है तो हमारी बॉडी क्या होती है इसके खिलाफ आराम से एंटीबॉडी बना लेती है और उस बीमारी से या उस डिजीज से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो ये है आपका इसका कॉन्सेप्ट किसका, वैक्सीनेशन का। Several disease including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination। तो बहुत सारी डिजीज है जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, वैक्सीनेशन द्वारा प्रिवेंटेड मतलब रोकथाम कर सकते हैं, उनको होने से पहले क्या होता है, रोका जा सकता है। आगे लिखा हुआ एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। तो एडवर्ड जेनर है जिन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए क्या हुआ, सबसे पहले कहना है मतलब उन्होंने टीका जो या वैक्सीन जो है डिस्कवर की, वो किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सर्वल डिजीज। तो आपके बचपन में तो बहुत सारे आपको मतलब इंजेक्शन लगे होंगे जो क्या इन सर्वल डिजीज से, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह है, इन सब समय क्या होता है वो बचाते हैं। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दिस डिजीज यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो क्या आपको पता है कि वो इस कौन कौन सी डिजीज के प्रति वैक्सीनेशन किया जाता है, तो इसमें आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। सिंपल सा ये, छोटे बच्चे वगैरह जो होते हैं उनके लगते हैं कि अपने आप के नहीं है तो आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा हो तो उनको लगा के लिए क्या होता है कि वैक्सीनेशन कार्ड बनता है, तो उस कार्ड को हम देख के इजीली हम पता कर सकते हैं कौन कौन सी वैक्सीन हो जाती है, वो बचपन में चाइल्डहुड में हमें लगाई जाती है। इट इज इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज। और ये जरूरी है कि सारे बच्चों को इन डिजीज से क्या हो बचाया जाए। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स। तो ये जो नेसेसरी ये आवश्यक वैक्सीन है वो हमारे आसपास वाले सारे हॉस्पिटल्स, अस्पताल वगैरह जो होते हैं उनमें अवेलेबल होती है। You might have seen the advertisement on television and newspaper regarding protection of children against polio under Pulse Polio program। तो ये प्रोग्राम प्लस पोलियो प्रोग्राम सुना होगा आपने, 2 बूंद जिंदगी की। तो ये सब ने आपने सबने अच्छे से सुन रखा है और इसका एडवर्टाइजमेंट भी चलता है कभी टीवी पर या न्यूज़पेपर, आपने इसके ऊपर जरूर देखा होगा। 5 साल या 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उन सबको ये दवा दी जाती है। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली ए वैक्सीन। तो पोलियो ड्रॉप जो आजकल ओरल माउथ से ड्रॉप्स देने लग गए हैं तो एक्चुअल में वो क्या एक वैक्सीन का ही रूप है। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इट्स इरिगेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो स्मॉल पॉक्स जो है पहले ये क्या होता था समझ सकते, जैसे आजकल हम देखते हैं कोरोना पैंडेमिक है, इसी प्रकार स्मॉल पॉक्स भी क्या तरह का पैंडेमिक था। ये जिस एरिया में होता था उस पर्टिकुलर खूब सारा फैलता था, उससे खूब सारे लोगों को कहते हैं ना इफेक्ट होता था, बॉडी पार्ट्स पे कुछ बिगड़ जाते थे या कुछ धब्बे वगैरह रह जाते थे। तो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया भर में एक साथ इसके क्या गया कैंपेन चला गया, अभियान चलाया गया, जिसको क्या हो लगभग इस सारी दुनिया से इसको क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases। तो आजकल के दिनों में कह रहे हैं वैक्सीन है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खूब सारी लार्ज स्केल पे बड़े स्तर पे बनाई जाती है, जिससे क्या ह्यूमंस या अदर एनिमल्स है उनको डिजीज से बचाया जा। नेक्स्ट हमारा यूज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो हमारी जो सॉइल फर्टिलिटी है, ऊर्जा, हमारी मृदा का जो उपजाऊपन है ये क्या आता है, बढ़ाता है। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको BGA शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो ये हम लोग पिछले लेसन में भी बात कर चुके हैं कि जो इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन है उनको एनिमल्स वगैरह जो है वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते। तो उनको हाँ, तो ये हम लोग जानते हैं कि जो इन्वायरमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको एनिमल्स वगैरह जो होते हैं, प्लांट क्या होते हैं, डायरेक्ट यूज नहीं ले सकते। तो उनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, पहले इनको ऐसे फॉर्म में बदलते हैं जिस प्रकार के उनको प्लांट अच्छे से यूज कर सके, फिर प्लांट के थ्रू क्या है एनिमल्स उनको यूज कर सकते हैं, जब उनको एज ए फूड के रूप में हम प्लांट को लेते हैं तब। तो इस प्रकार ये क्या हो गए कि हमारी सॉइल को भी बनाते हैं, नाइट्रोजन युक्त बनाते हैं, और प्लस इसकी जो फर्टिलिटी है वो भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं।
दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो इनको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं बायोलॉजिकल? क्योंकि ये लिविंग है और लिविंग पर्पज से क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। नाइट्रोजन तो गैस है ही और उसको फिक्स कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गई ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ये आप डायग्राम देख सकते हो, द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर इनको शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है BGA। अगला जो एक माइक्रोऑर्गेनिज्म का बहुत ही अच्छा यूजफुल है वो है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ये हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, साफ भी करते हैं। बुजो एंड पहली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। तो हमारे बुजो और पहली है, उन्होंने देखा है कि हमारे जो स्कूल गार्डनर हैं, स्कूल के जो बागवान हैं, वो क्या करते हैं, मेन्योर बनाते हैं। ये भी हम लोग मेन्योर और फर्टिलाइजर वाला जो पिछला लेसन था उसके अंदर टॉपिक था, हमने पढ़ा था। अलोंग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्टेज ऑफ प्लांट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन्स। तो वो अपने दोस्तों के साथ क्या करते थे कि जो वेस्टेज है, प्लांट का है, एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, इन सबको क्या करते थे, अपने आसपास गार्डन या घर से क्या करते, इकट्ठा करते थे। दे पुट देम इन ए पिट मीट फॉर ए वेस्ट डिस्पोजल। फिर वो क्या, उनको एक बड़े से खड्डे के अंदर क्या करते थे, उनको अंदर डाल देते थे। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। तो फिर वो कुछ समय बाद क्या हो जाता था, वो डिकम्पोज होता था, मतलब इधर सड़ जाता था, और वो सड़ के क्या बन जाता था, मैन्योर बन जाता है, खाद बन जाता है। बुजो एंड पहली वांटेड टू नो हाउ दिस कुड हैपन। तब बुजो पहली है जो उनके दिमाग की बत्ती जली और उन्हें सोचा कि हाँ, हमने पता है कि पेट्स में डाल देते हैं, खड्डे में डाल, लेकिन वो उसके अंदर मैन्योर में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। चलिए हम इसको जानते हैं एक्टिविटी 2.5 के द्वारा। टेक 2 पोट्स एंड फिल ईच पोट हाफ विद सॉइल। तो कह रहे हैं 2 पोट्स ले लो और उनको क्या कर दो आप लोग, हाफ सॉइल से भर दो, आधा आधे। मार्क देम A एंड B, और उसके ऊपर चिन्ह लगा दो, एक पे A दूसरे पे B। पुट प्लांट वेस्ट इन ए पोट A एंड थिंग्स लाइक पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बोटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक्स टॉयज। तो A के अंदर आपको क्या करना है, जैसे पॉलिथीन बैग डाल दो, एम्प्टी ग्लास बोतल डाल दो, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज डाल दो। इन पोट B पुट द पोट्स असाइड। और हम जानते हैं कैसे मैन्योर बनता है, तो कह रहे 2 पोट्स लेंगे A और B, उनके अंदर हम क्या कर देंगे, A के अंदर तो प्लांट वेस्ट डाल देंगे और B के अंदर जो ग्लास बोतल है या पॉलीथीन बैग है या प्लास्टिक टॉयज है उनको क्या डाल देंगे, और उनको कुछ दिनों के लिए रख दो, और 3-4 दिनों बाद क्या करो, उनको ऑब्जर्व करेंगे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द 2 पोट्स। तो A और B के अंदर हमने एक के अंदर आपको बताया एनिमल स्टोर करा, ये डाला, प्लांट वेस्ट डाला है, दूसरे में हमने ग्लास बोतल है वो डाला प्लास्टिक, तो क्या उन दोनों को डिफरेंस मिलेगा? यस, जरूर मिलेगा। इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस, अगर है तो क्या डिफरेंस है? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन ए पोट हैज बीन डिकम्पोज। ये तो हमें पता ही है, तो हम समझदार हैं ही, कि प्लांट ए के अंदर जो भी हमने सब्सटेंस डाला है वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, अपनी भाषा में कहे तो सड़ जाएगा, ठीक है ना। You will find that plant waste in a pot has been decomposed. How could this happen? ये कैसे हुआ? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. क्योंकि हमारी सोयल है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, उसको क्या कर देते हैं, माइक्रोब्स, छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं या छोटे छोटे कणों के अंदर क्या कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, वो बन जाता है हमारा मैन्योर। The nutrients released in the process could be used by the plants again. तो इस प्रकार जो मैन्योर बना है तो उसके अंदर क्या होगा कि दोनों जो पार्ट हैं वो मैन्योर क्या प्लांट्स को वापस यूज ले लेंगे। Did you notice that in pot B? क्या आपने पोर्ट बी में नोटिस किया? द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेज, बोटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज। तो वो उनके अंदर में जो भी प्लास्टिक वगैरह, ग्लास बोतल वगैरह डाली तो उनके अंदर क्या होता है, कोई भी चेंज नहीं होता। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्टेड देम इनटू मैन्योर। तो माइक्रोब्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम के सिंपल भाषा में नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो इनको क्या वो डिकम्पोज कर नहीं पाते हैं, वैसे के वैसे रहते हैं। जब इनको डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, तोड़ फोड़ नहीं पाएंगे, ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, तो वो मैन्योर में भी नहीं बदल पाएगा। यू ऑफन सी लार्ज amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground। तो कह रहा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि
जो डेड एनिमल्स हैं या प्लांट का जो वेस्ट पार्ट है वो क्या हो जाता है कि कहीं खुला पड़ा है तो या कहीं पे बिट्स पे पड़ा है तो क्या हो जाता है, डिके होने लग जाता है, सड़ने लग जाता है। यू फाइंड दैट दे डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद क्या हो जाता है, वो वहाँ से एनिमल वेस्ट है या डेड एनिमल है या प्लांट वेस्ट है वो वहाँ से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। You find that they disappear after some time. This is because the microorganism decompose their organic waste of plants and animal converting them into a simple substance. वो कारण सब कमाल किसका है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो प्लांट और जो डेड एनिमल्स वगैरह जो होते हैं उनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं और उनको क्या कर देते हैं कि कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में, मतलब इस तरह उनको सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं। तो वो वहाँ से क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, वेनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। These substances are again used by other plants and animals. तो वो जब सोइल के अंदर मिल गए तो आपको पता है, हम क्रॉप वगैरह अभी पढ़ के आई हैं फर्स्ट लेसन में, कहाँ यूज सोइल में लगाते हैं तो उनको वापस क्या करते हैं, प्लांट वगैरह यूज़ कर ले जाता है और प्लांट को एनिमल यूज़ करते ही हैं एज ए फूड। तो हम लोग उनको क्या, वो पदार्थ वापस हम लोग यूज आ गए हैं। Thus microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment. तो अगर आप सोचो कोई डेड एनिमल है, मर गया है और उसको मान लो वहीं पड़ा और कोई साफ ना करें तो वो कितनी बैड स्मेल वहाँ से निकलती है और आसपास एनवायरनमेंट है उसको क्या करेगा, पोल्यूट करेगा। लेकिन हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इतने अच्छे होते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल हैं कि वो क्या करते हैं, उनको सबको डिकम्पोज कर देते हैं और उनको क्या कर देते हैं, वापस सिंपल पार्टिकल के अंदर बदल के सोइल के अंदर मिक्स कर देते हैं। इस तरह वो क्या कर देते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। तो ये तो हो गए हमारे सारे यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनके हमारे यूज़फुल वर्क। अब अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं वो। और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जिज्ञासा हो आपके, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपका आंसर दूंगा उसका। और कोई भी आपका सजेशन हो तो ज़रूर दें मुझे, वैल्यूएबल आपका सजेशन जो भी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ, और वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।